हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो सारे सैम के लिए है, भले ही आप सैम फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो या किसी और सैम में हो। जिनका भी जी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट है वो इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यूजिंग एग्जाम्पल्स। तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से डील करती है। मतलब जो भी बात कही गई है उसको आप टेस्ट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड एविडेंस। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, दैट्स इंडियन इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज लास्ट ईयर। तो आप डेटा से वेरीफाई कर सकते हो कि क्या लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था इन्फ्लेशन या नहीं हुआ था। तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये वैल्यू जजमेंट होता है, मतलब क्या होना चाहिए, वॉट ऑट टू बी, ये वो चीज़ डिस्क्राइब करता है और ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। बस ये पर्सनल ओपिनियन, एथिक्स या फिर सोशल वैल्यूज होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेजेस। अब इस बात को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये किसी का ओपिनियन है कि हाँ गवर्नमेंट को इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, नाउ अब मैंने तुम्हें मतलब तो समझा दिया है, सो आप डिफरेंस आराम से लिख के आ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऑन अ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अ मिड पॉइंट मेथड कैलकुलेट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द ऑरेंज एंड व्हीट। देखो हमें यहाँ पे डेटा दिया था क्वेश्चन पेपर में कि प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस जो है वो ये है, क्वांटिटी ऑफ द व्हीट जो है वो ये है। अब हमें क्या निकालना है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, वो भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब एवरेज से डिवाइड करना है और फिर इसके भी डिवाइड में हमें क्या लिखना है? P2 माइनस P1 और उसके बाद फिर P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2, मतलब प्राइस का एवरेज और क्वांटिटी के एवरेज जो है ये यहाँ पे ले रखा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? क्वांटिटी ले ली, दो क्वांटिटी कोई भी हमने यहाँ पे ली है, पहली ये हो गई और दूसरी हो गई ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है Q1 एंड Q2। प्राइस भी मैंने ये इन्हीं दो के लिए हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद Q2 माइनस Q1 किया, मतलब ये जो 140 था उसमें से हमने 100 माइनस कर दिया तो हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज फॉर्मूले के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी थी? एवरेज क्वांटिटी। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, Q1 क्या था हमारा? 100, Q2 140, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप फॉर्मूले के ऊपर वाला पार्ट जो है उसे कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? दिस 40 डिवाइड बाय जो हमने एवरेज निकाला है 120 और इसे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, इतना आ गया। अब फॉर्मूले में हमारा नीचे क्या था कि हमें प्राइस का भी ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी। नाउ हम प्राइस के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो P2 माइनस P1 करेंगे। P2 कितना लिया था? 50 माइनस 30 करेंगे, इट विल बी 20। एंड हमें प्राइस का एवरेज भी निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों प्राइस को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब हमें अगर फॉर्मूले का नीचे वाला पार्ट निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 20 डिवाइड बाय 40, इट विल बी 1/2। ये आ गया। ठीक है, नाउ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जैसा हमारा फॉर्मूला था 1/3 डिवाइड बाय 1/2। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 और वो भी पॉजिटिव का। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इससे क्या पता चलता है कि ऑरेंज और व्हीट जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर ये माइनस का होता, मतलब नेगेटिव होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि अगर प्राइस का जो ऑरेंज का प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो व्हीट की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। इससे सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन था कि हमें मार्केट डिमांड और सप्लाई फंक्शन दे रखा था और हमसे ना इसमें कई सारे पार्ट पूछे गए थे। पहला इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी पूछी हुई थी, देन उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा था। देखो हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे जो डिमांड है वो इक्वल्स टू सप्लाई होती है। ठीक है, हमारे पास डिमांड फंक्शन एरिया, सप्लाई फंक्शन एरिया, हम दोनों को इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको।
यहाँ पे मैंने अपना डिमांड फंक्शन रखा, यहाँ पे सप्लाई फंक्शन रखा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1000 था, ये माइनस में है, मैं इसे इधर ले जाऊंगी, ये प्लस में चला जाएगा। देन यहाँ पे मेरा ये था 0.5p, यहाँ पे एक और p की वैल्यू है, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी प्लस 2p। अब ये माइनस में तो प्लस में आएगा। अब अगर मैं इसे ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा दिस, एंड इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2.5p। और अब अगर मुझे p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको इधर डिवाइड में ले जाऊंगी, ठीक है। दिस विल डिवाइड बाय 2.5 और मेरे पास आंसर आ जाएगा 440, ठीक है। इतना आ गया, प्राइस आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना था, क्वांटिटी। तो अब किसी भी इक्वेशन में मैं प्राइस को सब्सटीट्यूट कर दूंगी, मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। लाइक सपोज हम कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में मैं 440 डाल देती हूँ, 1000 माइनस 2, इक्वेशन जो थी वो ये थी। अब यहाँ पे 1000 माइनस 2 ब्रैकेट में 440 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आएगा, और 1000 में से इसको माइनस करके 120 आएगा। तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई है, प्राइस आ गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस वहाँ होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 0 होती है। तो हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्वांटिटी को 0 रख लिया और इससे हमने प्राइस कैलकुलेट किया, ठीक है। अब मैं इसे करके भी बता देती हूँ। देखो ये वाली इक्वेशन थी डिमांड वाली, ठीक है। तो डिमांड वाली इक्वेशन में मैंने QD को करा 0 और मेरे पास आया 1000 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो इट विल बी 1000 इज इक्वल्स टू 2p। अब मैं इससे इसे काटूंगी तो मेरे पास 500 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे मेरा प्राइस आ गया। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग कंज्यूमर सरप्लस मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे जो ये P मैक्स है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 500 रुपये जो है इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 500 रुपये वो प्राइस है जो कंज्यूमर देने को तैयार है, ठीक है। ये मैक्सिमम प्राइस है जो कंज्यूमर पे करने को तैयार है। बट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 440। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को जो सामान बिक रहा है वो 440 रुपये में बिक रहा है, बट कंज्यूमर तो 500 रुपये देने को भी तैयार है। तो कंज्यूमर को कितना फायदा हो रहा है, ठीक है, वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम वाली ही हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/2 इंटू 120 इंटू मेरा जो मैक्सिमम प्राइस है कितना देने को तैयार है, 500 माइनस 440, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन कैसे होगी, इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर यहाँ पे आप इसे काट सकते हो 30 इंटू 120 एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट दिस। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग अ प्रोड्यूसर सरप्लस आपको क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी जो सप्लाई वाली इक्वेशन है उसमें हमें क्वांटिटी की जगह 0 रख देना है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ इट विल बी -100 प्लस 0.5 प्राइस, ये इधर 100 जाएगा, डिवाइड होगा 0.5 से, इट विल बी द प्राइस। और आप इसे कैलकुलेट यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 5 2 10 0 0, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम प्राइस है जिसपे वो मिनिमम प्राइस है जिसपे वो बेचने को तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये वो मिनिमम प्राइस है जिसपे जो प्रोड्यूसर है वो सामान बेचने को तैयार है। बट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 440। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर को फायदा कितने का हो रहा है, 240 का, और कितनी क्वांटिटी पे, 120 क्वांटिटी पे। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना हो गया, दिस, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमारे पास सारी डिटेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, अगर प्री यूनिट टैक्स ऑफ ₹50 ऑन बायर, अगर जो बायर है उस पर 50 रुपये का टैक्स लग जाएगा तो फिर न्यू इक्विलिब्रियम कितने पाएगा वो बता। अब लेट एज्यूम कि जो सेलर प्राइस पे रिसीव कर रहा है, जो सेलर रिसीव कर रहा है प्राइस दैट इज PS, और जो बायर पे कर रहा है वो है PB, ठीक है। इसको अभी एज्यूम करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो बायर है वो जो प्राइस पे कर रहा है उसमें से कुछ अमाउंट तो सेलर के पास जा रहा है, ठीक है, सेलर उस अमाउंट को रिसीव कर रहा है, प्लस 50 रुपीज़ वो ज़्यादा पे कर रहा है। लेकिन ये सेलर के पास नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमने देखा है कि 50 रुपीज़ जो है वो टैक्सेस है, तो वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, ये जो प्राइस है ये बायर पे कर रहा है, ये जो प्राइस है वो सेलर रिसीव कर रहा है, लेकिन ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा बायर पे कर रहा है बट ये सेलर के पास नहीं जा रहे। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, क्वांटिटी डिमांडेड की, QD इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 2P था, यही था। अब इस P को हम इस P से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं क्योंकि ये तो वही प्राइस था ना जो बायर पे कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब
हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो मैं इसकी जगह पे अब ये वैल्यू डाल सकती हूँ इक्वेशन में, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देती हूँ, वैसे तो सॉल्यूशन दिया है बट फिर भी। Q इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 2 PS प्लस 50 है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 1000 माइनस 2 PS, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 100 हो गया, ठीक है। अब इसमें से 100 माइनस करेंगे, ये 900 हो गया, माइनस 2 PS हो गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारी नई डिमांड की इक्वेशन आ गई, जो हमारी पहली डिमांड की इक्वेशन थी ना उसकी जगह ये इक्वेशन आ गई। लेकिन जो हमारी सप्लाई की इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम नया इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले जो पुरानी वाली इक्वेशंस को इक्वल रख रहे थे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे। मतलब 900 माइनस 2 PS इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 0.5 PS। अब ये मत कहना कि मैम ये PS कैसे हो गया, ये प्रोड्यूसर वही था ना जो प्रोड्यूसर को प्राइस रिसीव हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई वाली इक्वेशन में तो मैं यही वैल्यू रखूंगी ना, PS ही तो रखूंगी, ठीक है। बस मैंने ये किया है कि जो कंज्यूमर वाली मतलब क्वांटिटी डिमांडेड वाली इक्वेशन थी वहां पे PV की जगह मैंने किसी तरीके से इक्वेशन की हेल्प से इसे PS में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा ये 900 है, ये पे माइनस 100 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.5 है, ये माइनस का है बट इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे प्लस होके 2.5 PS हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। अब ये PS हमारा आ चुका है, अब हम इसे किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे और हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और हमारा जो प्राइस है बायर का, जो बायर ने प्राइस पे करा है वो भी हम निकालेंगे, इट विल बी नाउ 450, ठीक है। तो नए इक्विलिब्रियम जो है टैक्स के बाद प्राइस रिसीव बाय सेलर इज 400, प्राइस पेड बाय बायर इज 450 एंड क्वांटिटी ट्रेडेड इज 100। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आए हैं और इस बार भी आएंगे, सो न्यूमेरिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। न्यूमेरिकल पे कुछ ऐसे छूट मत देना कि थ्योरी कर लेंगे, नहीं कर आते हैं क्वेश्चन तो करने पड़ते हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है, देखो प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो दिखाता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स का जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये अज्यूम करके कि वो रिसोर्सेज को फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। इसकी अजम्पशन क्या होती है कि रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहती है, उसको आप चेंज करके ऐसा नहीं कर सकते कि ज़्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लो, नहीं। रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और इकोनॉमी सिर्फ दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि क्यों जो PPC है वो इस तरीके से होता है, आपने कब देखा होगा तो इस तरीके से होता है, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बोर्ड आउटवर्ड क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैम ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको ना बड़े ध्यान से समझना। अगर तुम बस लेट के वीडियो देख रहे हो ना तो गाइस उठ जाओ, ढंग से वीडियो देखो, इट्स एन इकोनॉमिक्स, अच्छों की समझ नहीं आती है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं है। अब इसको कैसे समझो, मान लो कोई टेलर है, ठीक है। अब उस टेलर को आप क्या कर रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। अब एक टेलर अपना काम तो अच्छे से कर रहा है बट आपको ना कहीं पे अब जरूरत पड़ी है कारपेंटर की, तो आपने एक टेलर को कारपेंटर का काम करने के लिए बोल दिया, तो क्या वो उतने एफिशिएंटली काम कर पाएगा जितने अच्छे से वो टेलर का काम कर रहा था, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो यही बात की गई है कि रिसोर्सेज जो हैं, यहाँ पे टेलर जो है ये रिसोर्सेज है, ये परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं होते बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे दो गुड्स क्या है, कपड़े सिलना और फर्नीचर, मतलब कुर्सी चेयर वगैरह बनाना, तो परफेक्टली अडेप्टेबल नहीं है। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं एक गुड्स की इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मान लो अब हम यहाँ पे कपड़े की जगह फर्नीचर की प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करते हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हो पाते। सिंपल, टेलर इतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा फर्नीचर बनाने में। इससे क्या होता है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वन गुड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अभी ये जो टेलर था वो एक सूट सिल पा रहा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक सूट के बदले ये एक चेयर बना पाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक सूट सिलने में इसको मान लो 1 घंटा लग रहा था क्योंकि बहुत एफिशिएंट था, बट यहाँ पे एक चेयर बनाने में इसे 2 घंटे लग रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि 2 सूट यहाँ पे कम हो रहे हैं एक चेयर बनाने के लिए। तो इससे आपको पता चल रहा है 1 to 1 का रिलेशन नहीं होता। तो ये बात यहाँ पे इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है कि अगर हम एक गुड्स का अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करें तो दूसरे का सेक्रीफाइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज करती रहती है, और जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, ठीक है। जो शेप होती है पीपीसी की, व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स वाई इन टर्म ऑफ गुड एक्स इज कांस्टेंट। मान लो अगर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन दोनों की वो कांस्टेंट है, मतलब 1 to 1 का रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में रिसोर्सेज को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट माना जाता है। यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो टेलर है वो एक कारपेंटर भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, 1 to 1 का रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक कर्व होगा वो इस तरीके से होगा, ना कि पहले इस तरीके से था, ऐसा नहीं होगा, ये होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये जो क्वेश्चन था ना वो ऐसे था कि आपको पीपीसी कर्व बताओ क्या होता है, और उसके बाद उसकी शेप को जस्टिफाई करो कि उसकी शेप इस तरीके से क्यों होती है और इस तरीके से कब होती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे जस्टिफाई करी है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑब्जर्व दैट एट ए एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक। डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, लेकिन जो सप्लाई है वो हाईली इलास्टिक है। अब ये इनइलास्टिक और इलास्टिक का मतलब समझो पहले, बाकी का क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए या कितना भी घट जाए, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ रहा है तो डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, प्राइस अगर जरा सा घट रहा है तो डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब होता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। If the buyer has to pay a tax of rupees T for each unit they buy, who will bear the higher burden of tax? Buyer और सेलर। यहाँ पे बोला है कि जो डिमांड है वो तो इनइलास्टिक है और जो सप्लाई है वो इलास्टिक है। अब अगर बायर जो है उसको टैक्स पे करना पड़ा है रुपीस T का, ठीक है, हर एक यूनिट जो वो बाय कर रहा है, तो किस पे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, बायर पे या सेलर पे? ये बात हमें एक्सप्लेन करनी है। तो देखो, जो बायर है उस पर ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है टैक्स का। जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो डिपेंड करता है रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। इस पर डिपेंड नहीं करता कि टैक्स लीगली किस पे इम्पोज हुआ है। अगर जो डिमांड है वो हाईली इनइलास्टिक होगी, इसका मतलब क्या है कि प्राइस चेंज भी होगा तो कंज्यूमर उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो सप्लाई है वो तो इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज़रा सा भी चेंज होगा तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी डिमांड को रिड्यूस नहीं कर सकता, भले ही प्राइस बढ़ क्यों ना जाए। लेकिन जब जो टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो जो प्राइस है बायर जो पे कर रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई टैक्स पे कर रहा है। पहले वो 50 रुपये पे कर रहा था, बट अब मान लो टी की वैल्यू जो है वो 50 रुपये ही है, तो अब उसको क्या करना पड़ा है, 100 रुपये पे करने पड़े, ठीक है। और क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है तो वो अपनी डिमांड कम भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं है कि जी कम खाना खा ले या कम कुछ कर ले, नहीं कर सकता। लेकिन जो सप्लायर है वो तो आराम से चेंज कर सकता है। अगर प्राइस जो रिसीव करे जा रहे हैं बाय द सेलर वो फॉल होंगे तो सेलर तो अपनी क्या है कि वो सामान को प्रोड्यूस करना ही कम कर देगा, ठीक है। प्रोड्यूसर कैन ईजिली एडजस्ट द सप्लाई और मार्केट से एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो इससे क्या होगा, टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर पे ही जाएगा। अब आपको समझ आया? एक अब ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कन्फ्यूजन रह गया हो। अगर टैक्स बढ़ेंगे लेकिन कंज्यूमर अपनी डिमांड कम नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर कर सकते हैं सप्लाई करना कम, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर ये सोचे कि जो टैक्स है वो मान लो टी की वैल्यू जो है वो 20 रुपीज़ से बढ़ी है और 50 रुपीज़ पे पहले वो सामान खरीद रहे थे, तो वो ये सोचे कि हम अभी भी जो है वो 50 रुपीज़ पे ही खरीदें, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास सिर्फ 30 रुपये जाएंगे, 20 रुपीज़ जो है वो टैक्स में चले जाएंगे। यही तो होगा ना, अगर वो 50 रुपये अभी भी खरीदें। बट अब प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई आराम से कम कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि भाई इस काम में फ़ायदा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो मार्केट छोड़ के भी जा सकता है। तो अगर उसको लगेगा कि अब तो मुझे 50 की जगह 30 रुपये मिल रहा है, तो वो तो सप्लाई कम कर देगा, उससे तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना। तो
प्रोड्यूसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूसर तो कहेगा कि पहले भी 50 रुपए ले रहा था, अब भी 50 रुपए लूंगा। तो क्या होगा, कंज्यूमर के लिए 50 रुपए का सामान अब 70 रुपए का हो जाएगा। सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला, ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट ग्रिफिन गुड्स। अब पहले ये समझो कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। देखो, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट तुम्हें एक्सप्लेन भी करके आना है। तो इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर डिक्रीज हो। मतलब मान लो पहले तुम 50 रुपए कमा रहे थे तो तुम क्या थे, लो क्वालिटी फूड आइटम खा रहे थे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास जो है आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो तुमने सोचा कि यार अब तो पैसे ज़्यादा आ रहा है, अच्छा खाना खाएंगे। कौन खाएगा लो क्वालिटी फूड, तो तुम अच्छा खाना खाओगे। तो जो तुम्हारी डिमांड थी इंफीरियर गुड्स की वो कम हो गई जैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़ी। ये बात समझ आई। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है और प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव ही होता है, ठीक है। अब ग्रिफिन गुड्स क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड्स होता है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट तो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव होता है लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता ही नहीं और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है प्राइस इंक्रीज होने के, मतलब प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो तुम समझे डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो है पॉजिटिव होता है। अब ग्रिफिन गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। कैसे, हमने हमेशा पढ़ा था कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ये चीज़ पढ़ा था ना कि अगर कोई चीज़ पहले 50 रुपए की मिल रही थी तो हम 2 खरीद रहे थे, अब वो 100 रुपए की मिल रही है तो हम सिर्फ 1 खरीदेंगे क्योंकि टोटल में तो हमारे पास 100 ही रुपए है ना। तो तुम देख रहे हो पहले 2 की डिमांड थी अब 1 की हो गई, प्राइस के बढ़ते ही डिमांड कम हो गई। बट ग्रिफिन गुड्स इस चीज़ को वायलेट करता है। वो कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी ग्रिफिन गुड्स होते हैं वो सारे इंफीरियर होते हैं, ठीक है। Now moving to the next question, draw and explain the shape of indifference curve in case of perfect substitute and perfect complement. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बहुत ढंग से विद डायग्राम करके जाना। मैंने नीचे डायग्राम मैंने दिए हैं और गाइस आप देख रहे हो मैं कितने डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ। सो इसी बात पे फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि फटाफट जैसे ही वीडियो आपके पास आए आप पढ़ना शुरू कर दो। आपको पता चल जाए कि भाई वीडियो आ गई है, आप फोन में रील स्क्रॉल करना बंद करो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। तो समझते हैं इंडिफरेंस कर्व फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स। परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में क्या होता है, देखो 2 गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट तब होते हैं जब एक के बदले दूसरी चीज़ आप कंज्यूम कर लो, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो अगर आपको चाय नहीं मिलती तो आप कॉफ़ी पी लेते हो ना फटाफट। ऐसा तो नहीं है कि अरे चाय ही चाहिए, मतलब हाँ कुछ चाय लवर हैं, मैं समझती हूँ, सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि लोग टी की जगह कॉफ़ी पी लेते हैं और कॉफ़ी की जगह चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है विद द कांस्टेंट स्लोप। नीचे डायग्राम दिखा दूंगी, लास्ट में देख लेना इस क्वेश्चन के बाद। कांस्टेंट स्लोप क्या बताते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब 1 to 1 का रिलेशन चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कंज्यूमर हमेशा ही तैयार रहता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन गुड्स छोड़ने में टू ऑब्टेन अनदर गुड्स। मतलब 1 कप चाय के बदले तुम 1 कप कॉफ़ी जो है लेने को बिल्कुल तैयार हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 कप चाय के बदले 1 कप कॉफ़ी, नहीं, 1 कप चाय के बदले 1 कप कॉफ़ी। तो इसका मतलब है 1 to 1 का रिलेशन, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के गुड में क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन होता है, जो साथ में कंज्यूम किए जाए, लाइक ब्रेड एंड बटर साथ में ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे राइट पैर का जूता और लेफ्ट पैर का जूता, ऐसा नहीं है कि आप जो है एक पैर में जूता पहन के जाएंगे दूसरे पैर में नहीं पहन के जाएंगे, दोनों पैर का साथ में ही पहन के आप निकलते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो शेप होती है वो एल शेप होती है। इससे क्या पता चलता है कि दोनों गुड्स को साथ में ही कंज्यूम किया जाएगा, उनमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिल्कुल जीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होता है अलोंग द आर्म एंड अनडिफाइंड होता है किनिक में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो अनडिफाइन है और यहाँ पे बिल्कुल इनडेफिनिट है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, सब्सटीट्यूट गुड्स का है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बैकवर्ड बेंडिंग। ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है ये हमें पढ़ना है। तो देखो सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आवर इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क एट अ डिफरेंट वेज रेट गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम हमारा फिक्स है,
डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट पे इंसान कितने घंटे काम करने को तैयार है। लाइक अगर आप उसे 100 रुपये दे रहे हो तो शायद वो ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हो, 50 रुपये में कम घंटे कम करने को तैयार हो। तो ये हमारा सप्लाई ऑफ लेबर की डेफिनेशन है। अब ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है, इस बात पे फोकस करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है ना, वो दो इफेक्ट से आप समझ सकते हो। पहला सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखो दो चीज़ होती है एक मजदूर के जीवन में, ठीक है। वेजेस मतलब मैं मजदूरी कंसिडर करी। एक होता है कि वो काम करे वर्क, और दूसरा होता है कि वो आराम करे। एक होता है काम करे और दूसरा होता है आराम करे। जब उसे मान लो वेजेस बहुत कम है, 2 रुपये है, तो वो आराम करेगा। वो सोचेगा क्यों मेहनत करूँ, इतने कम पैसों में कौन ही मेहनत करेगा, नहीं करेगा। बट जैसे जैसे ही आप उसको 2 से हटा के 50 रुपये देते हो, ठीक है, वो फटाफट जो है काम करना शुरू कर देता है। अपना आराम जो है वो काम के बदले छोड़ देता है, ठीक है। तो वर्कर सब्सटीट्यूट लेजर विद द वर्क, ठीक है। तो इस केस में जो सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या होता है, जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है। इनकम इफेक्ट क्या है कि अगर वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो अब वो क्या कर रहा है, उसके पास बतेरा पैसा है। मान लो वो 1 घंटे काम करके ही 500 रुपये कमा रहा है, तो अब उसे लग रहा है कि भाई जब 1 घंटे काम करके मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ, 1000 रुपये दिन के हो जाएंगे, साल के आराम से मेरे 30,000 रुपये हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी के टाइम में आराम करता हूँ, तो वर्कर अब ज़्यादा आराम करना शुरू कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि अब ये कर्व ऐसे हो जाता है, बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब लेबर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है विद द वेज राइजेस, ये केस होता है। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके आना है, इसी तरीके से दो इफेक्ट समझा के आना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन व्हाई टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, देखो जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हायर इंडिफरेंस कर्व है मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व है तो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे मतलब दोनों कर्व में कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉइंट दोनों कर्व पे लाई कर रहा होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे भी। ये तो बात तुम्हें समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा जो दोनों लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। कैसे, अब इसे ऐसे समझो, देखो ये कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है। इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। अगर हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाऊँ तो ज़्यादा क्वांटिटी होगी दोनों ही चीज़ की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मुझे कम सामान मिल रहा है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा सामान मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है या कम सेटिस्फेक्शन है। अब अगर मैं इन दोनों कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दूँ, ये मैंने करा दिया, तो यहाँ पे कम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बट एक पॉइंट ऐसा है जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। मतलब कैसे पॉसिबल है, ये इलॉजिकल नहीं लग रहा तुम्हें, बस इसीलिए नहीं इंटरसेक्ट कर सकता क्योंकि ये बात इलॉजिकल। सिंपल, आप ये वाला इस तरीके से कर्व बना के आ सकते हो और समझा के आ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट हैव एन न्यूमेरिकल। अब फर्म ABC इज इन इक्विलिब्रियम विद द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MP5। एक जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पे है जहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो 5 है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल का वो 10 है। जहाँ पे जो प्राइस है लेबर का वो 2 है और प्राइस ऑफ कैपिटल इज 4। एज्यूम करो कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है 5 तक, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया 5 तक। अब शुड द फर्म कंटिन्यू विद दिस प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन और नॉट, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें ये बताना है कि क्या फर्म को कंटिन्यू करना चाहिए प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो पहले हम ना गिवन डेटा लिख लेना। मैंने यहाँ गिवन डेटा लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो 5 है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10 है। इनिशियल प्राइस जो था लेवल का वो लेबर का, सॉरी गाइस इट्स लेबर, हाँ लेबर का जो इनिशियल प्राइस था वो 2 था, कैपिटल का 4 था। अब हम निकालेंगे इनिशियल इक्विलिब्रियम। इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है फॉर अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखा है 5 डिवाइड बाय हमारा लेबर कितना है 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है 10 डिवाइड बाय 4। अगर मैं इसे काटूँ तो ये मेरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, अभी जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पे है, इतनी बात हमें पता चल गई। अब अगर हमारा जो लेबर है वो बढ़ जाता है, मतलब जो लेबर का प्राइस है वो 5 तक आ गया,
तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन टेस्ट करूं तो मेरे पास इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि ये 5/5 इज इक्वल्स टू 10/4 हो रहा है, और यहाँ पे ये आएगा 1 और ये आएगा 2.5 जो कि इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या है कि लेबर हमारी महंगी हो गई है, और हमें क्या करना चाहिए, लेबर को सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए विद द कैपिटल, ठीक है, क्योंकि लेबर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ प्रोड्यूसर चूज द लीस्ट कॉस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एनी प्रोडक्ट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर लीस्ट कॉस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे चूज करता है, क्या कंडीशन लगा के चूज करता है। उसके बाद हमें बताना है कि जो रिलेटिव प्राइस है, रिलेटिव प्राइस मतलब लेबर का प्राइस इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी या कैपिटल, उससे क्या फर्क पड़ता है डिसीजन पे। तो देखो प्रोड्यूसर किस तरीके से चूज करता है लीस्ट कॉस्ट टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इस तरीके से सेलेक्ट करता है कि वो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे। अब उसके लिए ना वो दो टूल का यूज करता है, एक तो होता है हमारा आइसोकॉन्ट, ठीक है, और एक होता है आइसो कोस्ट लाइन। अब तुम ना इसे इस तरीके से समझ सकते हो, अगर तुम्हें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का बड़ा अच्छे से ज्ञान है ना, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि आइसो कोस्ट लाइन जो होती है वो बजट लाइन की तरह समझ लो, और आइसोकॉन्ट जो है वो इंडिफरेंस कर्व की तरह समझ लो। समझने को बोला है, ये नहीं कहा कि सेम ही होता, सेम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस होता है। आइसोकॉन्ट क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूसिंग अ सेम आउटपुट, ठीक है, और आइसो कोस्ट लाइन क्या दिखाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल कोस्टिंग द सेम अमाउंट, ठीक है। तो लीस्ट कोस्ट कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा थोड़ी करा है मैंने, ये बस चेंज तो कर दिया, ये यहाँ कर दिया है और ये यहाँ आ गया, बस इतना ही तो करा है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट पर रुपी स्पेंड ऑन ईच इनपुट इज इक्वल। अब हम देखते हैं कि प्राइस का क्या फर्क पड़ता है रिलेटिव प्राइस का। रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल या टेक्नोलॉजी, कुछ भी ले लो, ठीक है। रिलेटिव प्राइस जो है वो स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन डिटरमाइन करता है। आइसो कोस्ट लाइन दिस आइसो का ये हमारा कर्व हो गया, ये लाइन हो गई हमारी, इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो ये डिसाइड करता है PL अपॉन PK। अब अगर हमारा जो प्राइस है लेबर का मान लो वो बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, आइसो कोस्ट स्टीपर हो जाएगी। स्टीपर मतलब पहले कैसे बताऊँ आपको, बता के बना देती हूँ। पहले ये ऐसे थी, अब ये क्या होगी और ऐसे हो जाएगी। स्टीपर समझते हो, बहुत ज़्यादा स्लोप, नीचे स्लोप चला जाएगा इस तरीके से। आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि लेबर एक्सपेंसिव हो गई, फर्म क्या करेगा, लेबर को सब्सटीट्यूट कर देगा कैपिटल के साथ। लेकिन अगर हमारा प्राइस जो है कैपिटल का बढ़ जाता है लेबर से ज़्यादा, तो कैपिटल एक्सपेंसिव हो गई, फर्म ज़्यादा लेबर यूज़ करेगा। तो इस तरीके से जो रिलेटिव प्राइस है वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आती है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इन कर्व का शेप हमें बताना है, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर ये भी बताना है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम भी बनाना है, एंड व्हाट आर द शेप ऑफ दिस कर्व, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेप कैसी होती है इनकी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, मान लो 1000 रुपये, 100 रुपये ले लो सिंपलिसिटी के लिए। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है ये कॉस्ट नीचे आना शुरू कर देती है। मान लो पहले 10 आउटपुट था तो 10 रुपये थी फिक्स्ड कॉस्ट, अब बाद में क्या हुआ 100 हो गया तो 1 रुपये है, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। मैंने आपको क्या बताया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरीके से आएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होती है, ऐसे नीचे नीचे तक आएगी, एक पॉइंट बहुत ही मिनिमम पॉइंट होगा और फिर ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनिशियली ये फॉल करती है बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। आफ्टर अ पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से राइज करनी शुरू कर देती है। देन आता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के समीशन होती है। अब तुम्हें पता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो डिक्लाइन ही होती है, ठीक है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक पॉइंट पे तो डिक्लाइन हो रही होगी फिर बढ़ना शुरू कर देगी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या करती है, इनिशियली फॉल करती है क्योंकि दोनों चीज़ फॉल कर रही हैं, लेकिन फिर राइज करना शुरू कर देती है क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अभी ना मैं ग्राफ भी तुम्हें अभी इस क्वेश्चन के बाद दिखाऊंगी ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होती है, यू शेप ही होती है। इनिशियली फॉल करती है बिकॉज ऑफ मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, लेकिन एक पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होने लगता है तो ये बढ़ना शुरू कर देती है। अब इनका रिलेशन क्या होता है, तो अब देखते हैं इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। तो देखो हमें पता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है, ठीक है। देन अगर हम रिलेशन देखें मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो मार्जिनल कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करती है उसके मिनिमम पॉइंट पे। जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो मतलब ये राइज कर रही है। और अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर ये ज़्यादा कम है तो इसका मतलब ये फॉल कर रही है, और अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये राइज कर रही है। एंड सिमिलर विद द टोटल कॉस्ट, सेम ही रिलेशन होता है। नाउ मैं आपको कर्व दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, ये है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट, ये है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इट्स बिकॉज ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारी नीचे से आ रही है और ये इस वाले कर्व को, ये वाला कर्व इस वाले कर्व को कट कर रही है इस पॉइंट पे, और ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट है। इसको और अच्छे से देखना है तो देखो ये एक और ग्राफ मैंने अटैच करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो नीचे आ रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे आई फिर बढ़नी शुरू हो गई एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ भी, और मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ नीचे से ऊपर गई और इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is long run competitive equilibrium with the process through which and industry achieve long run competitive equilibrium। हमें प्रोसेस भी बताना है। तो देखो लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर होती है। यहाँ पे सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सारे फर्म इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे होती है, और एंट्री एग्जिट का किसी का कोई मन नहीं होता, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मतलब परफेक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। प्राइस जो है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर भी होता है, और प्राइस इज इक्वल्स टू मिनिमम एलएसी होता है। सारे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ कमा रहे होते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो सबसे पहले तो शॉर्ट रन हुआ होगा, उसके बाद कहीं जाके लॉन्ग रन अचीव हुआ होगा। तो शॉर्ट रन में हम मानते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम था, मतलब कुछ फर्म जो थे वो सुपर प्रॉफिट कमा रहे थे, काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब मान लो ये चिंटू है और ये है मिंटू। चिंटू मिंटू की कहानी सुननी है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखो ये चिंटू है, ये मिंटू है। अब चिंटू ना इस इंडस्ट्री में था, बहुत पैसा कमा रहा था, दे दनादन पैसा पैसा। मिंटू ने देखा कि भाई ये बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब ये इंडस्ट्री फायदेमंद है, इसने भी एंट्री ले ली, तो नया फर्म अट्रैक्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ कि सप्लाई जो थी वो बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी है, प्राइस नीचे आएगा। तो प्राइस नीचे आया तो चिंटू का जो प्रॉफिट था वो हो गया कम, चिंटू का प्रॉफिट हो गया कम, सुपर प्रॉफिट हो गया एलिमिनेट, और अब ये चिंटू नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है और मिंटू भी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अचीव होता है, ठीक है। फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी। अब इसका ना ये कर्व है, आप देख सकते हो। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एम आर इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एम सी। इस पॉइंट पे सारे कट कर रहे होते हैं। इसको और डिटेल में देखना है तो आई हैव अटैच्ड वन मोर ग्राफ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट रन के ग्राफ और लॉन्ग रन के मतलब दोनों के बनाए हैं साथ में। तो देखो, तो यहाँ पे जो ये डॉटेड वाले हैं ये शॉर्ट रन के हैं और ये लॉन्ग रन के। आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सारे कट कर रहे हैं और यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये ग्राफ बना के आना, याद कर लो, ठीक है। Now we have the next question. Explain why in a short run equilibrium of perfect competitive firm price is equals to marginal cost, while long run equilibrium price is equals to marginal cost as well as the average cost. अब देखो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, जहाँ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ तो दोनों ही रन में, मतलब शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों चीज़ में होल्ड करती है। फर्क क्या आता है एवरेज कॉस्ट का। तो अब एवरेज कॉस्ट को समझते हैं। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है,
जो प्रोडिक्शन होती है फिक्स्ड होती है, नंबर ऑफ फर्म भी फिक्स्ड होते हैं, एंट्री एग्जिट होती ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि शॉर्ट रन में मिंटू जो है वो नहीं आ सकता, चिंटू ही डोमिनेट करेगा। तो चिंटू जब डोमिनेट कर रहा है तो वो सुपर प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस केस में एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है और एम सी इज राइजिंग एट द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज होती है। प्राइस जो होता है वो एवरेज कॉस्ट से अगर बड़ा होगा तो सुपर प्रॉफिट कमाएगा, इक्वल होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, और कम होगा तो ये लॉस में होगा। अब देखो इसको यहाँ से समझो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ना वो इक्विलिब्रियम का है, जहाँ पे मैंने माना है कि प्राइस इज इक्वल टू ए सी है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि प्राइस जो है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट का कर्व ये रहा, ठीक है, प्राइस मेरा ये रहा। अगर मैं मान लूँ कि ये कर्व यहाँ आ गया, ठीक है, ढंग से बनाती हूँ, रुको, ये कर्व यहाँ आ गया, तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ का ये होगा प्रॉफिट वाला, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि एवरेज कॉस्ट जो है बढ़ गया प्राइस से बहुत ज़्यादा, यहाँ पहुँच गया, तो ये जो पोर्शन होगा ये होगा लॉस का। तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है कि एंट्री एग्जिट फ्री होता है। अगर कोई ऊपर वाला मैकेनिज्म जो पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था ना मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म आपको लिखना है कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई कमा रहा था, ये रहा चिंटू मिंटू की फिर से कहानी, ये रहा चिंटू, ये रहा मिंटू। शॉर्ट रन में चिंटू जब बहुत पैसे छाप रहा था, मिंटू ने देखा, मिंटू आ गया फटाफट इंडस्ट्री के अंदर एंटर, और अब ये सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी है, दोनों इक्वल इक्वल प्रॉफिट अब बांट रहे हैं, किसी के पास सुपर प्रॉफिट नहीं है। और लॉन्ग रन का डायग्राम वही जो ऊपर वाला था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इससे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को हाइप भी करो गाइज, हाइप भी करो। और फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।